everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। आज हम लोग पढ़ने वाले आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ये ध्यान रखना, आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फुल सिलेबस, ठीक है। अब चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 में हमारे पास कौन सा चैप्टर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये यूनिट 1 का है। ऐसे ही हमारे पास यूनिट 1 में एक दो और चैप्टर्स है, फिर हम लोग पूरा यूनिट कंप्लीट करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग जाएंगे यूनिट के 4 तक। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आप लोगों को सभी प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरे सभी चैप्टर्स की डिटेल्स मिलेगी, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक की आप लोग को वीडियो मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा एकदम लास्ट सिलेबस तक। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो पहला टॉपिक है, ध्यान रखना, हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैटर के ऊपर। कौन से डुअल नेचर के ऊपर? मैटर के डुअल नेचर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे बात सिर्फ ध्यान से सुनते जाना, पहले समझते जाना, क्योंकि हम लोग को पहले फील आना जरूरी है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। डुअल नेचर ऑफ मैटर, वो भी हेडिंग डाल देना, तो वो भी गलत नहीं है। अच्छा, मैटर के डुअल नेचर के ऊपर बात करें, इसका मतलब मैटर जो हमारे पास जो बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा या तो पार्टिकल की तरह या फिर बिहेव करेगा वेव की तरह। अच्छा, पार्टिकल की तरह वो हम लोग को पता है, वो पार्टिकल है ही, तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा एज अ लाइट के, तो वो हम लोग को सब पता चलता है, क्योंकि आइंस्टीन की भी थ्योरी थी जिन्होंने बताया था लाइट हमारे क्या कहते हैं एज अ पार्टिकल और वेव नेचर की तरह शो करेगा, वो ठीक है। लेकिन अब ये बताओ, कोई भी एक पार्टिकल है वो वेव के फॉर्म में कैसे शो करेगा? वो थ्योरी जो डिस्कवर हुई है, वो डिस्कवर हुई है हमारे पास, जो पहली बार बताया गया है कि मैटर पार्टिकल और वेव नेचर के थ्रू शो हो रहा है। ये थ्योरी हमको दी है पहली बार किसने? डी ब्रॉगली ने, ठीक है। और इसमें जो वेव नेचर है ये डिस्कवर किया है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। कैसा एक्सपेरिमेंट? डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन एक अलग साइंटिस्ट है, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ऐसे बोलना सही होगा। समझ आया कि हम लोग को स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं। पहले हमारे पास डुअल नेचर जो हमारे पास था, वो हमको आइंस्टीन ने भी दिया था, that suggests light as a dual character behave as both particle and wave। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया था कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जो कि वेव के फॉर्म में आती है, जिनको हम लोग क्वांटा फोटॉन्स बोलते थे शायद। देखो, मैं इतना थोड़ा सा मान के चलूंगा कि आप लोगों को 10% एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो थोड़ी बहुत क्लियरिटी है। लेकिन इसी के ऊपर जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है या फिर डी ब्रॉगली प्रिंसिपल है, वो क्या है हमारे पास? उन्होंने बताया, इट एक्सप्लेन्स द डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर कैन एक्ट एज अ पार्टिकल और वेव, लेकिन जो वेव नेचर है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने? डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, या फिर डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। अब एक बार वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं वो है क्या, और यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट ध्यान देते हैं। इन्होंने क्या किया, एक हीटेड फिलामेंट, टंगस्टन का एक फिलामेंट लिया। मतलब कोई भी, जैसे नहीं हमारे पास जो बल्ब होता है उसके अंदर जो हमारे पास फिलामेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो टंगस्टन का इन्होंने एक फिलामेंट लिया, उसको उन्होंने क्या किया? हीट किया। तो वो हीट करने से, जब वो, भाई हीट करने से क्या होगा? हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि वायर है, वायर्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वायर को जब हीट करेंगे तो वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। एक्सेलरेट इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जब वो स्पीड से, वो जब इस निकल क्रिस्टल वाली प्लेट से टकराया, उन्होंने क्या किया था? एक निकल की क्रिस्टल को प्लेट लगा रखी थी, उन्होंने क्या किया? इसकी प्लेट लगा रखी थी। तो वो जब इससे टकराया तो उसने स्प्लिट देखा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा एक फॉर्म में नहीं गया, वो स्प्लिट हो गया, यानी डिफ्रैक्ट हो गया, यानी डिफ्रैक्शन शो होने लगा। और उन्होंने सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी थी, जिसपे वो क्या हुआ? एक रिंग जैसा सर्कल शो हुआ। एक क्या हुआ? एक रिंग जैसा सर्कल शो हुआ, जो कि डिफ्रैक्शन जैसा शो कर रहा था, डिफ्रैक्शन रिंग। तो उन्होंने कहा कि ऐसे, सुनना मेरी बात ध्यान सुना, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ये जो डिफ्रैक्शन शो हो रहा है, ये तो क्या कहते हैं, एक्सरेज में भी होता था। एक्सरे, जो कि एक्सरे होता है ना हम लोग का, तो वो एक्सरे में भी शो होता है भाई। एक पूरी फिल्म आती है, पूरी लाइट आती है, तो उन्होंने कहा एक्सरे में तो क्या कहते हैं, वेव नेचर शो होता है, वो वेव नेचर की वजह से शो होता है। इसका मतलब ये भी अगर एक्सरे जैसा शो कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल के पास भी क्या है? वेव नेचर है। तो यहां से प्रूव हुआ कि वेव नेचर क्या होता है। चलो अब एक और जो मैंने पॉइंट्स बोले एक बार सिर्फ देखते हैं। क्या करना? द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है?
इसके बाद हमारे पास है, तो उन्होंने क्या किया, ऑब्टेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का बीम है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, स्पीड से क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा। कुछ ना कुछ मास, क्या इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स्ड होता है, ठीक है। फ्रॉम अ हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, ये हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है, एंड देन एक्सेलरेटेड देयर स्पीड बाय पासिंग थ्रू अ बीम, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको क्या किया गया, पास किया गया। जो वहां पे है उसी, देखो ये यहाँ पे हेडिंग के फॉर्म में है, उसी हेडिंग को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमें बीएससी में 15 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ये 7.5 मार्क्स के क्या आते, क्वेश्चन आते, तो हमें लिखना आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन वर मेड टू स्ट्राइक निकल क्रिस्टल से, वो स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक यानी कंसेंट्रिक एक डार्क सर्कल या डार्क रिंग क्या होती है, शो होती है, ब्राइट रिंग वर ऑब्टेन बन जाती है ऑन द स्क्रीन पे। कौन सी फोटोग्राफी स्क्रीन थी ना, वो वाली हमारी। तो दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल वर सिमिलर टू द ऑब्जर्व्ड इन द एक्स-रेज बाय एक्स, ठीक है। Since these X-rays have wave character, therefore electron must have wave character। और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल है यानी वो मैटर से आया हो, यानी हमारे पास क्या हो रहा है, मैटर क्या शो कर रहा है, एक पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और एक वेव नेचर भी शो कर रहा है। Thus the experiment gives direct evidence for the wave nature of electron। अब अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं है ना यहाँ तक, देखो क्लियरिटी आई कि नहीं आई, तो बस क्लियरिटी पहले आना बहुत जरूरी है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर कैसे हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है वो, अब ये मैथमेटिकल फॉर्म यानी एक तरह से अब ये आएगा डेरिवेशन के फॉर्म में। देखो डेरिवेशन के फॉर्म में भी हम लोग करेंगे और हम लोग स्मार्ट ट्रिक करेंगे, क्योंकि हमें भाई कंप्यूटर से तेज होना है, तो हमें कैलकुलेशन को इजी करना है, तो कैसे करेंगे और देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वेव को किससे किया, लैम्डा से लिखा, पार्टिकल क्या था, उसके पास मास है, वेलोसिटी है, तो अब mv क्या, ये मोमेंटम ही तो है, p इज इक्वल टू mv, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम में हो गया। अब द वेवलेंथ, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो हमारे पास वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोमेंटम, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मोमेंटम के। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं तो 1/p, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1/mv सॉरी। अब अगर मैं डायरेक्टली ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटाता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आएगा h। तो वो हमारे पास h क्या हो जाएगा, इस h को बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। सिर्फ देखो सब आप साइंटिस्ट हैं, सारे साइंटिस्ट के नेम के थ्रू क्या कहते हैं, एक एक कांस्टेंट आया, एक एक वेरिएबल आया, एक एक सारे अल्फाबेट्स अरेंज किए गए तो डेरिवेशन बनाएंगे। तो बस ये वही चीज है, आपको जो आपके एग्जाम में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो, बाकी आपको बहुत डीप में उतना ज्यादा जाने जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना एग्जाम पास करना है, मार्क्स अच्छे से लाने, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक समझना, उसकी क्लियरिटी समझनी, डेप्थ समझनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। बाकी क्या है, क्या उतना आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्या है हमारे पास, वेवलेंथ, ये क्या है मास, ये क्या है वेलोसिटी, ठीक है। और देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट लिया, h/mv हो गया। h हमारे पास था प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या थी, 6.626 into 10 की पावर -34, ठीक है। और ये किसमें होती है, जूल सेकंड में होती है। आगे ध्यान देते हैं। अब अगर इन्होंने कहा कि हमारे पास मास और वेलोसिटी है तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी के भी टर्म में देख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, ½ होता है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुना हमें डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो डेरिवेशन से इन्होंने आखिरी में एक इक्वेशन डिराइव करी, P इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। अब ये कहां से आई, अब यहां से इसी इक्वेशन को थोड़ा सा डिराइव करते हुए आई। तो इन्होंने क्या किया, ऊपर मास और नीचे मास से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बार बताओ, ऊपर मास से मल्टीप्लाई करें तो m² v² अपॉन m हो जाएगा। अब m² v², mv तो हमारा मोमेंटम होता है, तो हम क्या p² इज इक्वल टू m² v² लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह हम p² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समझे। और देखते हैं कैसे, देखो इस तरह, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ही तो चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ही तो चल रहा है। अब हम यहाँ से P को अलग कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इनटू में हमने 2m इधर कर दिया इज इक्वल टू p² कर दिया। अब हमने स्क्वायर हटाया तो p इज इक्वल टू ये पूरा अंडर रूट में चला गया, मुझे कैसे। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो इस तरह, ठीक है। अब एक बार बताओ, हम लोग ने इक्वेशन पढ़ रखी ना लैम्डा की, तो देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/π। अब भी हम लोग ने देखा था यार,
तो हम पी की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट अप करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m के, बस एकदम सिंपल था। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक लैम्डा की एक और इक्वेशन मिली। तो ये सब जो इक्वेशंस हैं आप लोग को अगर डेरिवेशन पूछता है तो आप लोग ऐसे करोगे, अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो इस फॉर्मूले से फटाफट, मतलब इस फॉर्मूला एक ये हमारे पास फॉर्मूला या फिर एच अपॉन एम वी वाला फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये सब भी कर सकते हैं। तो समझ आ रहा है ना, चलो आगे ध्यान देते हैं। अब अगर वो चार्ज पार्टिकल, ये सब क्या चार्ज पार्टिकल थे, वो चार्ज पार्टिकल थे नॉर्मल जो टंगस्टन से निकल गए, लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड पोजीशन पे है, यानी अपनी स्पीड को वो आगे बढ़ा चुके हैं, यानी वेलोसिटी की स्पीड से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सेलरेट हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क इक्वेशन यूज करते हैं। कैसी इक्वेशन यूज करते हैं, वर्क प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा याद करने वाला हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतनी बात ध्यान रखना, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा तब क्या होगा, तो वर्क एनर्जी के थ्रू हम लोग लेंगे। वर्क एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी हम लोग लेंगे तो वो हमारा वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी हम लोग ने वेलोसिटी उसकी स्पीड बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज कब आएगा, जब हम लोग वर्क डन करेंगे। तो वर्क डन कहाँ कर रहे हैं, वो उस वायर पे, यानी अप्लाइड वोल्टेज हम लोग स्पीड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी उसके फिलामेंट को हीट और ज्यादा कर रहे हैं, तो एक्सेलरेट और ज्यादा होगा। अगर स्पीड हम लोग ने वर्क किया तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, वो इस तरह है। अब समझ आए, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास वर्क डन वेलोसिटी में, और जो क्यू हमारा जो चार्ज पार्टिकल, अब चार्ज पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ। अब समझ आए। अब अगर इसी काइनेटिक एनर्जी की मैं वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, तो मैंने क्या किया, अब मास किसका था, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज किसका था, इलेक्ट्रॉन का, तो अब इस तरह लैम्डा हमारी पूरी वैल्यू होगी। अब एक बात बताओ, हम लोग को तो कंप्यूटर से तेज निकलना है ना, कंप्यूटर तेज निकलना है, इसका मतलब कैलकुलेशन भी फास्ट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन फास्ट करने का मतलब कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक निकालनी पड़ेगी। अब शॉर्ट ट्रिक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और रख देते हैं जल्दी से। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.5 इंटू 10 की पावर -31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34। सबकी वैल्यूज फटाफट रख दिया। अब सबकी वैल्यूज जब रखा तो हमको मिला 150। वो मीम नहीं बना 150 रुपया देगा, तो वैसे ही यहाँ पे 150 रुपए में वेलोसिटी निकल जाती है। थोड़ा सा ट्रिक फॉर्म में ध्यान रखना, 150 रुपए में वेलोसिटी निकल जाती है। अब अगर मैं इस अंडर रूट पूरे को लेता हूँ तो 150 अपॉन वेलोसिटी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी पे अंडर रूट लेता हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी पे अंडर रूट ले रहा हूँ, तो ऊपर की वैल्यू जाहिर सी बात है उसका फॉर्म में हट जाएगी, तो 12.27 क्या होगा, 12.27। इस तरह ध्यान रखना। और दोनों यूनिट हमारे किस में, एंगस्ट्रॉम में है, क्योंकि लैम्डा किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। इतनी बात क्लियर, कुछ कुछ अच्छे से समझ आए, कोई भी डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग इसको रिलेट कर सके थोड़ा बहुत बोर्स मॉडल से, क्योंकि उसके पहले वो भी आया था, बोर्स मॉडल नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बता रहा था, n = 1 = 2 n = 3, लेकिन अब हम यहाँ पे वो n क्या था हमारे पास, वो n था हमारा नंबर ऑफ शेल्स पे था, नंबर ऑफ शेल्स पे था। लेकिन अब की बार तो ये तो वो पार्टिकल, वो नेचर, वो वेव की तरह शो कर रहा है, इसका मतलब वो n हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स। कुछ समझ नहीं है कैसे, और थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमारे पास जो बोर्स मॉडल था वो क्या था, हमारे पास mvr = nh/2 mvr = nh/2 था। अब एक बात, तो इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उस 2 पाई को उधर ले जाता हूँ, mv को नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पाई r हो जाएगा, और ये nh/v क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग ने h/mv हम लोग ने कहीं पढ़ा हुआ है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है लैम्डा = h/mv, यानी अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ने इसकी वैल्यू रखी तो 2 पाई r = n लैम्डा हो जाएगा। और मैं अगर लैम्डा को अलग कर लूँ या फिर n को अलग कर लेते, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, n के टर्म में फाइंड कर रहे हैं ना, तो n = 2 पाई r अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग था वो था n अपॉन नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन हमारे पास जो अब है n क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स के अकॉर्डिंग। इतनी बात क्लियर। तो ये था इसका रिलेशन, किससे था, हमारा बोर्स मॉडल था। तो उतना ठीक है, लेकिन आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे आके एंड हुआ है। तो अब आप लोग को आई होप इतना बहुत अच्छे समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।